ये बताइए हमें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? बाकी स्टेटों में ऐसी क्या बाध्यताएं हैं जिनसे वो स्टेट नहीं रख पाते अपने आप? वर्तमान में आरटीआई को लेकर क्या चैलेंजेस हैं? गुजरात की महिलाएं वो बहुत वाइब्रेंट हैं, चाहे वो अपने कपड़ों में हो, कलर में हो, लेकिन वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं जिनको आपको लगता है कि ये एड्रेस करना ज़रूरी है? भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है जिसे हम लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं, जो ट्राई जंक्शन है। क्या आप मुझे संक्षेप में बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है? May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please be seated. Thank you, sir. Please give a brief introduction about yourself. सर, मेरा नाम विपुल चौधरी है। मैं गुजरात के पाटन जिले से एक छोटे से गांव से आता हूं। मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर की। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से, गांधीनगर से। उसके बाद सर मैंने मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है यूपीएससी में। और मेरे हॉबीज़ में सर मुझे रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करना और उसके साथ साथ विपासना मेडिटेशन करना पसंद है सर। विपुल, यस सर। विपुल, ये बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने देखा होगा? नहीं सर, नहीं मैं देखा अभी है। नहीं जा पाया। सुना होगा आपने? जी सर, जी सर। कहाँ पे है ये? सर नर्मदा नदी पर है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, सरदार सरोवर डैम के पास। कौन सा जगह का नाम क्या है? केवड़िया सर। कहते हैं उसे। केवड़िया में है। ये बताइए हमें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है? जी सर, उसके पीछे मेन वजह है कि जैसा जो सरदार पटेल की भूमिका थी प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद, जो यूनिटी, जो प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने के लिए जो सरदार पटेल जी ने जो भूमिका निभाई थी, उसके लिए उनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पर नवाजा गया है सर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो गया है। अगर आप इसके रेवेन्यूज़ को आप अगर कंपेयर करें ताजमहल के विजिटर्स के रेवेन्यू से, तो आपने उस पर अध्ययन किया है? जी सर। हाँ सर, अभी पिछले 5 साल का डेटा देखें तो पिछले 5 साल में अराउंड 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो टूरिस्ट है उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया है। और उसके साथ साथ जो एससीओ के द्वारा जो वंडर्स करके जो लिस्ट बनाई जाती है आर्किटेक्चर में, तो उसमें भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ा गया है। तो ये सर, डे बाय डे टूरिस्ट का जो विजिटिंग होती है वो इम्प्रूव हो रही है सर। अच्छा, आपने PSIR ऑप्ट किया है सब्जेक्ट? जी सर। है ना? तो ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है? जी सर। सर, जो एरिस्टोटल है उन्होंने ही कहा था कि पॉलिटिकल साइंस एज ए सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है समाज में या कोई भी देश के द्वारा, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है ना, उसकी वजह से उनको साइंस कहा जाता है सर। गांधी जी की फ़िलासफ़ी आपने पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़ी होगी? जी सर। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब की फ़िलासफ़ी पढ़ी होगी। दोनों के फ़िलासफ़ी में मूलभूत अंतर क्या क्या है? अगर वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम पर हम बात करें तो क्या दोनों के आर्गुमेंट्स थे, व्यूज़ थे? जी सर। सर, मेन दोनों जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी की अप्रोच में मेन चीज़ थी उनको हैंडल करने की सिचुएशंस। बाबा अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो उसको कास्ट व्यवस्था के साथ उन्होंने तुलना किया था और वो कम्प्लीटली एबोलिश करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम दोनों अलग अलग है। तो इसलिए उन्होंने, गांधी जी की अप्रोच में ऐसा था कि जो अपर कास्ट है उनकी कॉन्शियसनेस जगा कर जो लोअर कास्ट है उनके प्रति सद्भावना से बर्ताव करना। तो दोनों की सर अप्रोच जो थी ना वो अलग अलग तरीके से। अच्छा, रोल ऑफ रिलीजन पर क्या अप्रोच था दोनों का? जी सर। सर, जो गांधी जी थे वो मानते थे कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, जो एथिक्स में जो रिलीजन वर्ड ऐड किया जाए, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों एक साथ होते हैं। जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर सेक्युलर अप्रोच में सर बिलीव करते थे। और जो स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन की बात करें तो गांधी जी हिंदू रिलीजन्स में बिलीवर थे, जबकि बाबा साहेब मानते थे कि हिंदू रिलीजन्स में इनइक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसकी वजह से उन्होंने वो कन्वर्ट होकर बुद्धिज्म प्रमोट किया सर। और अंतिम प्रश्न इससे रिलेटेड, जहाँ तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है, इसमें क्या दोनों के मत थे?
जी सर, जो बाबा साहब आम्बेडकर थे वो चाहते थे कि जो दलित क्लास है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए, जबकि गांधी जी का ये व्यू था कि वो हिंदू धर्म के ही एक अभिन्न भाग है, तो उनको सेपरेट से ज़्यादा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो सर बाबा साहब का व्यू था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जबकि गांधी जी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। पूना पैक्ट का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या रेलेवेंस है इस कंट्रोवर्सी में पूना पैक्ट का? सर ये मेन बोन ऑफ कंटेंशन इसी मुद्दे पर लेकर था, जो 1932 में पूना एक्ट हुआ है उसके तहत इस मामले का सुलझा दिया गया और जो दलित वर्ग है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। जो स्टेट लेवल पर असेंबली थी और जो नेशनल लेवल पर जो भी सर जो स्टेट काउंसिल थी उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था दलित वर्ग को। जो शायद अभी सर मैं नंबर एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक। ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होने वाले जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का उन्होंने क्रिएट किया है। ये पर्पस क्या है इसका? सर जो अभी देखा जाए तो उनके 3 पर्पस उन्होंने बताए हुए हैं। जो फेडरल एजेंसी है उनको रीस्ट्रक्चर करना, कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है जो 400 के आसपास फेडरल एजेंसी देखने को मिलती है, तो उनको रीस्ट्रक्चर करके 200 के आसपास लाना है। दूसरा वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का रोल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको हर्डल की तरह वो देखते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने के बारे में सोच रहे हैं। और सर तीसरा मेन उद्देश्य उनका जो रेगुलेटरी हर्डल्स है जो गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है उनको हटाने के बारे में सर ये 3 पर्पज से बनाया गया है सर। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी आइडेंटिफाई करना है, पॉकेट्स ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जी सर, जो इलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वजह से वो 2 ट्रिलियन अराउंड कुछ पैसा सेव कर पाएंगे। बहुत अच्छा। ये बताइए कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? ये सर अभी तक तो एडवाइजरी बॉडी है। अभी तक तो एडवाइजरी। क्या अब आपको लगता नहीं कि हमारे देश में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए? सर जो एफिशिएंसी की बात करें तो सर ऑब्वियसली सर हमें ज़रूरत है। अभी जो हम अमृत काल में जब प्रवेश कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी में जो रेड टेपिज्म देखने को मिलता है या लोग मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उतनी एक्सेसिबल नहीं है, तो यस सर मुझे लगता है कि एफिशिएंसी के बारे में हमें करना चाहिए। परंतु सर जो ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो यूएस में वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी की साइज़ डाउन साइज करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि भारत में सेकंड एआरसी ने राइट साइज के बारे में बात कहा है कि बहुत सारी वैकेंसी अभी भी खाली है। तो मुझे लगता है कि हमें राइट साइज और एफिशिएंसी पर फोकस करना चाहिए रादर देन डिसमेंटलिंग द ब्यूरोक्रेसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल आपका। थैंक यू सर। विपुल, मुझे बताइए कि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई स्तरों पे सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं और इसमें सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों की जो संवेदनशीलता है और सीरियसनेस है वो दिखती है। जी सर। कई जगह रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। अब देखिए कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। मुझे बताइए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और अगर नहीं तो क्या प्रावधान होने चाहिए, और अभी तक इस संबंध में क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जा रहा है? ये एक सिस्टम है, महिलाएं हायर डिसीजन मेकिंग में एंट्री कर सकती हैं इसके माध्यम से। सर अभी मेरे ख्याल से अभी यूपीएससी में शायद रिजर्वेशन प्रावधान अवेलेबल नहीं है। उसका सर एक ये वजह हो सकती है कि सिविल सर्विस को एक टॉप जॉब माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि मेरिटोक्रेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उसकी वजह से शायद रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया गया। परंतु सर मैं गुजरात सरकार के एग्जांपल दूं तो गुजरात सरकार में जो सिविल सर्विस होती है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और उसकी वजह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उसमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर भी सर सोचना चाहिए। ठीक है, आप इसके समर्थन में हैं? जी सर। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की, आपका वैकल्पिक विषय भी रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जॉन रॉल का एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे वह ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन होता क्या है और क्यों इसकी संकल्पना की गई जॉन रॉल के द्वारा? सर एक ओरिजिनल पोजीशन है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना गया है, क्योंकि उनको वो चाहते थे कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो भी लोग साथ मिलकर जो जस्टिस की प्रस्तावना सोचेंगे तो उनको किसी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। और वो ओरिजिनल पोजीशन इसलिए कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सभी लोग जो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में जो सोचने वाले हैं वो एक ओरिजिनल पोजीशन के वहाँ पर डिसाइड होंगे, उसके बाद वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट सर निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जॉन रॉल का जो जस्टिस का सिद्धांत है उसमें आपको कहीं पे भी रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ झलक मिलती है?
सर जो जॉन रॉल ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया उसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, दूसरा देखा जाए तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरा में सर जो डिफरेंशियल प्रिंसिपल उन्होंने दिए हुए उसके तहत हम देख सकते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशंस की बात की है सर। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हॉब्स लॉ और रूसो के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्कूल ऑफ थॉट से माना जाता है। उसमें भी उन्होंने मतलब नेचर के बारे में बात की है और उसमें व्यक्ति के कैरेक्टर का एक चित्रण किया है, लेखा जोखा रखा है और स्टेट के कैरेक्टर को फिर बनाया है। सेम ओरिजिनल पोजीशन से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को निकालने के क्रम में क्या आपको लगता है कि जॉन रॉल भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के स्कूल से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? सर जो बेसिकली दोनों में डिफरेंस देखा जाए ना तो जॉन लॉक हो गई और थॉमस हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उनका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट क्रिएशन का था। उनका ऐसा मानना था स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलिटी, जबकि जॉन रॉल्स का उद्देश्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जस्टिस के बारे में था। तो सर एक कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एडॉप्शन किया है, परंतु दोनों का अप्रोच और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय की भी आपने पढ़ाई की है। भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है जिसे हम लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं, जो ट्राई जंक्शन है। क्या आप मुझे संक्षेप में बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है? जी सर 1816 में एक संधि हुई थी नेपाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो उनमें जो एक नदी है, काली सिंध नदी है, उसमें डिसाइड किया गया था कि एक ओरिजिन और जो और भारत की सीमा से ये 2 पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऐसा माना जाता है कि दोनों का मेन विवाद ये है कि नदी के इस पार जो लैंड स्टार्ट हो रहा है वो नेपाल का है, जबकि भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जहाँ से काली सिंध रिवर ओरिजिन हो रही है वहाँ से भारत सरकार की जो टेरिटरी है वो स्टार्ट होती है। तो मेन सर ये बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है सर। ठीक, थैंक यू सर। विपुल जी मैम। विपुल आप पाटन से हैं ना, पाटन पटोला हेरिटेज क्या है? मैम ये वर्ल्डली फेमस है, एक तरह का आर्ट क्राफ्ट है जो शायद कह सकते हैं कि स्त्रियों के महिलाओं के लिए जो एक तरह की साड़ी है जो पाटन में ही स्पेसिफिकली बनाई जाती है और 1000 साल से भी पुरानी परंपरा चली आ रही है। अच्छा, और क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? सिल्क पे बनाते हैं, कॉटन पे बनाते हैं? नहीं, प्योरली सिल्क मैम। सिल्क पे बनता है मैम, और इसमें स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो इसको बनाने के लिए 5 से 6 महीने लगते हैं और ये टोटली लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। इसकी मेन यूनिकनेस के बारे में बात करूं तो ये डबल इकत स्टाइल होती है, तो जिसमें आप दोनों तरीके से पहन सकते हो। और यदि आपने एक साड़ी पहनी है तो जो भी लोग अलग अलग कोने से देखेंगे तो उनको अलग अलग रंग दिखेगा। तो एक ये स्पेशलिटी है पाटन के पटोले। बहुत अच्छी बात है, तभी ये इतनी महंगी आती है। यस मैम, बहुत महंगी है मैम। ठीक है, आप पाटन से हैं, वहाँ और भी बहुत यूनेस्को हेरिटेज साइट है। जी मैम। कौन सा है वो साइट? मैम रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है बताइए हमें रानी की वाव के बारे में। जी मैम रानी की वाव 10वीं सदी में रानी उदयमती ने बनाई हुई थी अपने पति राजा भीमदेव की याद में, जो अभी इसलिए वर्ल्ड में इसलिए फेमस है कि क्योंकि वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में बनाया गया है और अभी जो 7 माले के तहत बनाया गया है। तो उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो हर जगह में कोने कोने में और जो बारीकी से जो बनाया गया है, एक वो हो गया। और दूसरा है कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि गुजरात में पहले से ही जो सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है पानी को संरक्षित करने में, तो इसलिए रानी की वाव को भी पानी का मंदिर भी कहा जाता है। मैम कौन सी नदी के किनारे है ये? मैम ऐसा कहा जाता है कि जो पहले सरस्वती नदी थी उसके किनारे है, परंतु अभी शायद विलुप्त हो गई है नदी। विलुप्त हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बताइए हाल ही में भारत सरकार ने ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ये क्या है ट्रस्टेड ट्रैवलर का? सॉरी मैम, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई और उस पर कहा जा रहा है कि उन्हें हम भारतीय नागरिकता जो है उन्हें डुअल सिटीजनशिप दें उन्हें, है ना? तो आपको क्या लगता है देने से हमें फ़ायदा होगा अगर हम अपने इंडियन डायस्पोरा को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं? तो मैम एक फ़ायदा जो स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक ये है कि जो भारत विश्व सिटीजनशिप वर्ल्ड सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, तो यदि वो ड्यूल सिटीजनशिप देंगे तो एक तरीके से ये मैम इससे बेनिफिट हो सकता है। परंतु प्रॉब्लम देखी जाए तो भारत सरकार का फॉरेन पॉलिसी में ऐसा ही मानना है कि कोई भी सिटीजन होते हैं उनकी लॉयल्टी एक अपने देश के साथ ही होती है।
तो भारत सरकार का एक ये ओपिनियन है कि जो ड्यूल सिटीजनशिप देंगे तो ड्यूल लॉयल्टीज होगी, जो भारत सरकार को मंजूर नहीं है। और इसके साथ साथ भी दूसरा देखा जाए तो जो लीगल एंड टैक्सेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं अगर जो हमने ड्यूल सिटीजनशिप दिया। तो मैम मेरे ख्याल से भारत सरकार का अभी ओपिनियन ऐसा है कि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, ठीक है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट से दोनों में क्या समानता और क्या डिफरेंसेस है? जी मैम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1992 में नरसिम्हा गवर्नमेंट के तहत उसे एडॉप्ट किया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के बारे में था, जबकि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तहत एक्ट ईस्ट बनाया गया। उसमें एक तो अरेना एक्सपांड किया गया है, पहले एशियन कंट्री से सीमित था, अभी ईस्ट एशिया और जो ऑस्ट्रेलियन और जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है उनको भी एक्ट ईस्ट के तहत लाया गया है। और दूसरा है कि जो स्पेसिफिक एरिया थे, पहले इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, अभी जियो स्ट्रेटेजिक पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। गुजरात की महिलाएं है ना, वो बहुत वाइब्रेंट हैं, चाहे वो अपने कपड़ों में हो, कलर में हो, है ना, बोलने के तरीके में हो, लेकिन वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं जिनको आपको लगता है कि ये एड्रेस करना ज़रूरी है? जी मैम सबसे बड़ा चैलेंज मैं अभी देख पा रहा हूँ कि गुजराती अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, परंतु जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें बिजनेस एक्टिविटीज़ में तो अभी उसे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि गुजरात सरकार ने अपना विकसित गुजरात का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, तो उनमें कहा कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हालांकि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, परंतु गुजरात सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि वो 75% होना चाहिए। तो एक ये मामले में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो है मैम एक ये चैलेंज है। और मैम दूसरी पार्टिकुलरली चैलेंज हमारे रीजन के बारे में कहूँ तो अभी भी घूंघट प्रथा वो देखने को मिलती है, और कई सारी महिलाओं का वो अभी भी वो कंप्लेन है कि शायद इसे हट जाए तो एक ये उनके लिए एक लिबरेशन वाली फीलिंग होगी। तो एक मैम पार्टिकुलरली एक ये चैलेंज भी देखने को मिलती है। शिक्षा में भी उनकी भागीदारी बहुत ही प्रोत्साहित नहीं, क्यों? सॉरी मैम, शिक्षा में भी जो उनकी भागीदारी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल नहीं है, क्यों ऐसा? एक मैम एक कारण तो एक यही हो सकता है कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी जो भारत में भी देखी जाती है वो गुजरात में भी है। और दूसरी एक चैलेंज देखा जाए तो गुजरात में नॉट ओनली वुमेन बट सभी लोग एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं करते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, तो एक ये कारण भी हो सकता है, परंतु अभी सिचुएशन शायद सुधर रही है मैम। ठीक है, थैंक यू। विपुल, मैं आपके डैफ में देख पा रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में गुड गवर्नेंस काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी सर। बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? सर मेरा ऐसा मानना है कि गुड गवर्नेंस यानी प्रशासन और प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें गवर्नेंस के जो उच्चतम मानक है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, ऐसे सभी मानक जब गवर्नेंस में हम एडॉप्ट करते हैं तो सर उसे गुड गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया कि हम गुड गवर्नेंस की व्यवस्था को लागू करेंगे और इसी संदर्भ में हमने गुड गवर्नेंस डे मनाना शुरू किया। जी सर। कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? सर 25 दिसंबर को हम मनाते हैं प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की जन्मदिन पर सर। ठीक है, आपने जिक्र किया कि गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से आम नागरिकों को ये शक्ति प्रदान की गई कि वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। वर्तमान में आरटीआई को लेकर क्या चैलेंजेस हैं? सर एक आरटीआई रिपोर्ट कार्ड आया है जो एनजीओ के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो आरटीआई की एप्लीकेशन है वो उसका रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। तो एक ये बात एक प्रमुख चैलेंज है। उसके साथ साथ जो आरटीआई के जो पेंडेंसी केस जो सीआईसी में देखने को मिल रही है, एक दूसरी ये चैलेंज है। और सर तीसरी चैलेंज मुझे अभी भी लग रहा है कि लोग अभी भी आरटीआई के बारे में उतने जागरूक नहीं है। तो सर एक ये है कि उसकी जागरूकता भी बढ़ाने पर सर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपने कभी आरटीआई का इस्तेमाल किया है? सर नहीं सर, मैं नहीं कर पाया। आपको जानकारी है अगर किसी व्यक्ति विशेष को सरकार से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो क्या तरीका है, कैसे आरटीआई फाइल करते हैं? सर 2 तरीके से कर सकते हैं। इधर जो ऑफलाइन में जो भी ऑफिस है वहाँ पर जाकर हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, या दूसरा सर मैंने अभी देखा नहीं पर मैं इस तरीके से जानता हूँ कि हम ऑनलाइन के थ्रू भी आरटीआई भी फाइल की जा सकती है। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से जब सरकार या उसके किसी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, क्या उसमें कोई अपील मैकेनिज्म भी होता है? जी सर उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें तो एक होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। यदि 30 दिन या अगर 24 आवर्स जो 2 प्रावधान है उसके तहत जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ना दी तो उसके आगे जो अपीलेट मैकेनिज्म होता है उस पर हम फरियाद कर सकते हैं। और यदि वहाँ पर भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वहाँ भी हम अपील कर सकते हैं सर। ठीक है, क्या कोई एक्सेप्शन भी है आरटीआई एक्ट का? जी सर,
सर मेन एग्जेप्शन सेक्शन 8 है आरटीआई का, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में सर आरटीआई में एग्जेप्शन दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप एक कमेटी के सदस्य हैं जो इस विषय पर विचार कर रही है कि आरटीआई को और पावरफुल टूल कैसे बनाया जा सकता है, तो वो कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो आप इस कमेटी के समक्ष रखना चाहेंगे? सर मैं थोड़ा सोच सकता हूँ उसके प्लीज बारे में। सोचिए। सर पहला तो मैंने जो पहली चैलेंज बताई कि लोगों में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है, तो एक ये होगा कि जो भी स्कीम आती है उसमें 1% जो मनीज होती है वो आरटीआई के अवेयरनेस के ऊपर लगाई जाए। तो एक तो आरटीआई के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। दूसरा सर मैं डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करूंगा कि जो आरटीआई रजिस्टर करते हैं शायद जो डिजिटल तरीके से की जाएगी तो ज़्यादा लोग उसे रजिस्टर कर पाएंगे। और सर तीसरा है कि जब भी हम रिजेक्शन करते हैं या कोई भी ग्राउंड पे रिजेक्ट करते हैं तो उसके ऑफिशियल ग्राउंड देने की ज़रूरत है कि कौन से ग्राउंड पे उनको रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कि सर मेरे एक दोस्त ने आरटीआई फाइल की थी यूपीएससी में, तो यूपीएससी के कुछ मामले में उनको जानना था, तो यूपीएससी ने ऐसा कारण दिया कि ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, इस डिपार्टमेंट से आप मिलिए। तो सर उसमें एक्यूरेट जो कारण बताएंगे कि इस वजह से हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है और इस तरीके से आप आगे ठीक है कर सकते विपुल, हैं। बहुत बढ़िया। शुक्रिया विपुल, आपने फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के बारे में सुना है? जी सर। क्या होता है ये? सर आरबीआई द्वारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जारी मेंटेन किया जाता है। उसके तहत डॉलर्स हो गया या जो गोल्ड संपत्ति और उसके अलावा स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, ये 3-4 ऐसे जो बैकेट्स होते हैं जिसमें फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है, जो एक्सटर्नल जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए सर रखा जाता है। ठीक है, वर्तमान में क्या आंकड़ा होगा फॉरेक्स रिजर्व का भारत का? सर अभी की बात करें तो 630 बिलियन सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, फॉरेन करेंसीज, एसडीआर, इनके अतिरिक्त गोल्ड का कंपोनेंट क्यों मेंटेन किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व में? सर जो बाकी एकम देखे तो वो थोड़े से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से वोलाटाइल होते हैं, परंतु जब गोल्ड की बात करें तो वो एक स्टेबल सोर्स है असेट्स का, इसलिए सर गोल्ड को रखा ठीक जाता है, शुक्रिया। थैंक यू सर। विपुल, हमारे यहाँ एकल बजट प्रणाली है, यस सर। सिंगल बजट सिस्टम, किन सिद्धांतों पर काम करता है ये? सॉरी सर मैं सवाल समझ नहीं पाया सर। एकल बजट प्रणाली किन सिद्धांतों पर काम करता है? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे मैं रूल ऑफ लेफ्स जानते हैं? नहीं सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा सर इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। वोट ऑन अकाउंट क्या है पहले बताएं। सॉरी सर मैंने पढ़ा हुआ है परंतु अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। संविधान में 3 अनुच्छेद हैं, 53, 74 एंड 78। तीनों में इंटरलिंक क्या है? सर ये जो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके संबंधित है सर तीनों आर्टिकल्स। संबंधित तो उसी से हैं, यूनियन से ही। जी सर। लिंक कैसे करेंगे आप? सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया सर सवाल आपका। आर्टिकल 53, यस सर। 74, 78, तीनों को हमें लिंक करना है। सर जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से कि एक यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर ये तीनों आर्टिकल आते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है उनके साथ वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, और इसमें जो प्रेसिडेंट साहब है उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव। एक बार देखिएगा। श्योर सर। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेट में देखा गया है कि जो अपर हाउस है, जिसको काउंसिल हम कहते हैं, वो सभी स्टेट के पास नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट के पास ही हैं जी सर। अभी में। बाकी स्टेटों में ऐसी क्या बाध्यताएं हैं जिनसे वो स्टेट नहीं रख पाते हैं अपने यहाँ? सर इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेट का ऐसा मानना होता है कि वो जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खुद पूरे राज्य को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण शायद फाइनेंशियल कारण हो सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की वजह से फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कई स्टेट का मानना होगा कि फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए वो शायद क्रिएट ना कर सके। और तीसरा कारण, कई राज्यों में पॉपुलेशन का रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है, तो उनका ऐसा मानना होगा कि 2 सदन की ज़रूरत नहीं है शायद। इनसे कई सारे सर कारण हो सकते हैं। मिनिमम सीट कितनी होती है इनमें और मैक्सिमम, वो एक बड़ा कारण है। जी सर। सर मिनिमम सीट सर 40 होती है और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। तो 120 सीट्स मिनिमम चाहिए हमें, लेजिस्लेटिव असेंबली की 120 सीट्स मिनिमम चाहिए। यस सर। और बहुत सारे स्टेट के पास नहीं होंगे, बहुत कम होते हैं। सर कई स्टेटों के पास है, कई स्टेट जैसे गोवा जैसा स्टेट हो गया, उनमें उतनी सीट से नहीं होती, तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की ज़रूरत नहीं है सर। लॉबिंग प्रेशर ग्रुप का एक पार्ट है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? लॉबिंग के तहत क्या किया जाता है?
यस सर। सर प्रेशर ग्रुप अभी हम देखें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उन पर पॉजिटिवली और कभी कभी नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है। जैसे सर पॉजिटिवली बात करें तो जो ये फार्मर्स ग्रुप्स है, जो 2021 में जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने लॉबिंग के थ्रू या प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने प्रेशर ग्रुप के द्वारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट किया। इसके अलावा सर स्पेसिफिकली बात करें तो जो बिजनेस ग्रुप होते हैं, बिजनेस प्रेशर ग्रुप, वो लॉबिंग के थ्रू गवर्नमेंट की पॉलिसी पर सर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैगम सर। आई बैठिए विपुल। कब है आपका? 4 फरवरी को 4 फरवरी को है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सर अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट है, इंटरव्यू दूसरा है सर। सेकेंड? यस सर। लास्ट कब हुआ था? 2022 में सर। 22 में। क्या आपका स्कोर था उसमें? सर 165। क्यों 165 ही क्यों नहीं आया? क्यों आया ज़्यादा क्यों नहीं आया? सर थोड़ा सा सर जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तब तो अच्छा लग रहा था, परंतु मार्क्स कम आए तो फिर देखा शायद थोड़ा कन्फ्रंटेशन थोड़ा हो गया था बोर्ड मेंबर के साथ। तो मैं सारे कैंडिडेट्स को यही कहता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। जी सर। बहुत आर्टिकुलेशन आपका बहुत अच्छा है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने क्वेश्चन किया। आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा। जो आपने फैक्ट्स प्रेजेंट किया बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। तो सारी क्वालिटीज़ आप में है। ईमानदारी भी दिखी। जी सर। तो आप चूँकि एक बार जा चुके हैं, 2, 3, 4 चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना है और सर। आपको 180, 185 मिनिमम लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। जी सर। पहला चीज़ है योर पर्सनल इंटेग्रिटी, आपकी अपनी निजी ईमानदारी। ईमानदारी का दामन पकड़े रहिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें सारा ऑनेस्टी और पर्पस आपको दिखना चाहिए। जी सर। कोई भी जवाब आप गेस करके या अंदाजे से बिल्कुल नहीं दीजिएगा। इसे स्ट्रिक्ट नो नो नो, आइदर यू नो और यू डोंट नो। Yes. कई बार आपने कहा मुझे नहीं पता, दैट इज़ हाउ इट शुड बी, कि हमें नहीं पता है। दैट इज़ नंबर 3। आपको इंटेंट ऑफ क्वेश्चन समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए समझने की क्या बोला गया है, ताकि आपको इंटरप्ट करने का ये अवसर ना मिले कि सर मैं समझाने क्या बोलना चाह रहे हैं। जी सर। तो और बार बार इंटरप्शन होगा तो बोर्ड मेंबर कैसा भी रहेगा ना, वो उसको इरिटेशन हो जाएगा। जी सर। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. या तो आप स्किप कर जाइए कि नहीं सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसको बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिए समझने के लिए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है आपको। सर। तो वहाँ पर आपका अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप वहाँ ये कीजिएगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम परेशान कर रहे हैं बोर्ड मेंबर को। तो आपको ये सर सॉरी सर मैं नहीं समझता, कोई बात नहीं है, नहीं समझते, फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है यू हैव टू बी नॉन आर्गूमेंटेटिव। यस सर। नॉन आर्गूमेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं गांधी जी ने तो ऐसे कहा था। आप कहा नहीं सर गांधी जी तो ऐसे कहा था। वो नहीं कैसे कह रहे हैं आप, तो ऐसे कहा था। नहीं सर आप, फिर मैं कह रहा हूँ आप, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट, यस सर। इजंट इट? यस सर। आपने कहा कि गांधी जी ने ऐसे कहा, मैंने आपको काउंटर कर दिया, आप चुप हो जाइए। इवन if आपको लगे कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। अनलेस मैं कहूँगा कि भाई आप मेरी बात मान रहे हैं ना, तब आप कह सकते हैं सर मेरा जो सीमित ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मेरा ये व्यू पॉइंट है सर। बस इतना ही कह के चुप जाइएगा। आप सही हैं, आप गलत हैं, जो भी है नहीं। अब मतलब वो टोन जो होना चाहिए ना, आप तो गुजरात के हैं, आपको पता होना चाहिए कि टोन जो है बहुत ही हम्बल होना चाहिए। श्योर सर। कहीं ना कहीं ट्रेस भी नहीं लगने दीजिएगा कि हम आर्गुमेंटेटिव लड़के हैं, ठीक है ना? नेवर एवर। तो ईमानदारी हो गया, आपका नॉन आर्गुमेंटेटिव हो गया, इंटेंट ऑफ क्वेश्चन हो गया, बैलेंस्ड व्यूज़ दीजिएगा। कोई भी ऐसा इश्यूज आता है अगर तो उस पर बैलेंस्ड व्यूज़ आप दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा है। हिंदी में आप बोलना चाह रहे हैं, हिंदी आपकी अच्छी। अंग्रेजी में बोलने में कोई तकलीफ है आपको? सर लास्ट टाइम मेरा इंग्लिश ही था, तो मुझे लगा उतना इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ, परंतु जो एक्सप्रेशन ऑफ माय थॉट्स होते हैं ना उतना थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो लास्ट इंटरव्यू क्या पूरी हिंदी में चली आपकी या इंग्लिश में भी चली? इंग्लिश में था सर टोटल। मैंने इंग्लिश ही सिलेक्ट किया था। आप इस बार भी ऐसा हो सकता है कि कोई मेंबर अंग्रेजी में प्रश्न पूछे और अगर आपको लगे कि हम अंग्रेजी में अच्छी जवाब दे सकते हैं तब तो आप अंग्रेजी में दीजिएगा, नहीं तो फिर हिंदी आपने चुना है, आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम नहीं है, शायद मुझे हिंदी इतनी फ्लुएंटली आती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी साथ में आ जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मान लीजिए मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ एज ए मेंबर बन के, तो मुझे उतनी तकलीफ होगी अंग्रेजी हिंदी बोलने में जितनी तकलीफ दूसरे किसी को होगी हिंदी स्टेट वाले को। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको इंग्लिश में।
अगर आपको लगता है कि हम नफातुला जवाब दे सकते हैं उसी लैंग्वेज में, तब कोशिश कीजिएगा। तो सर मैं दे सकता हूँ इंग्लिश में? हाँ, कोई दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन इज, लेकिन जो हिंदी में अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप Sure, अंग्रेजी में जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। हिंदी का जवाब आप ऑलवेज हिंदी में देंगे आप, और इंग्लिश का भी जवाब अब आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि आपने चयन किया हुआ है माध्यम का। चलो। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा उस टाइम में तो क्या करना है। बट यू आर अ वंडरफुल कैंडिडेट, आई मस्ट टेल यू। आवर दिस collective wisdom says that you are a good candidate and you will do well in the exam. You have done well in your written examination means, Yes, sir. तो आप अच्छे नंबर आएंगे, पिछले की अपेक्षा इस बार डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।